चट्टान जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वह खनिजों से ही तो मिलके बनी है, मिनरल से ही तो मिलके बनी है। यहाँ पे हमारी पृथ्वी का जो ये क्रस्ट है, इसमें मुख्यतः देखा जाए 8 एलिमेंट देखने को मिलते हैं कि कौन से प्रमुख खनिज है जो चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। तो FAQ PMO याद रखो, FAQ PMO याद रखो। इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में कहा जाता है कि सर यहाँ पे जो मैग्मा होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर ही कहीं न कहीं सॉलिड हो गया, तो क्रिस्टल्स जो हैं वह हवा के संपर्क में नहीं आए तो क्रिस्टल्स बड़े बनेंगे। मैग्मा मतलब पृथ्वी के अंदर, अगर वही मैग्मा पृथ्वी के सतह पे आ गया तो बोला लावा। हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में, तो क्रिस्टल्स छोटे बनेंगे। इवेंचुअली चट्टानों का निर्माण जो है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा होगा, यानी खंड धीरे धीरे जमते जाते हैं, है ना, और यह जुड़ते जाते हैं। यूपी के अंदर चट्टानें अलग प्रकार की हैं, उसके ऊपर जो मृदा है वह क्या है, जलोढ़ मृदा है। वह कैसी है, अजोनल, अक्षेत्रीय मृदा है, मतलब उस मृदा का निर्माण यूपी में नहीं हुआ है। पर्वतों में अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग प्रकार का तापमान और वर्षा देखने को मिल सकता है। हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है PW ओनली IAS हिंदी माध्यम में। आज हम संभव सीरीज के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंतर्गत हम कौन कौन सी रॉक्स अर्थ के लिथोस्फीयर पे, भूपर्पटी पे देखने को मिल सकती हैं, इसकी बात करेंगे। कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो सकती हैं, रॉक साइकिल, सेल चक्र की बात करेंगे। भारत में कौन कौन सी मृदाएं देखने को मिल सकती हैं, इसके ऊपर भी जो है हमारी और आपकी बातचीत, वार्तालाप रहने वाला है। तो रॉक और सॉइल आज की क्लास का हेडिंग लगा लीजिए। आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा 2026, 2027, और 2028 इन तीनों ही वर्षों के लिए अगर आपका UPSC CSE एग्जाम लक्ष्य है तो आप हमारे 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर प्रोग्राम में एनरोल कर पाएंगे, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश इन तीनों माध्यम में अवेलेबल एक नॉमिनल प्राइस पे। CTR बेस्ड ये क्लास रहने वाली, यानी क्लासरूम के उपरांत टेस्ट और फिर रिवीजन, कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग दोस्तों कॉपी के अंतर्गत, रॉक्स यानी चट्टानें। चट्टान जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वह खनिजों से ही तो मिलके बनी है, मिनरल से ही तो मिलके बनी है। और खनिज क्या होते हैं, खनिज की परिभाषा आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ी होगी सर, खनिज तत्वों से मिलके बने होते हैं। तो एलिमेंट्स से क्या बने हैं, आपके मिनरल्स बने, और इन्हीं मिनरल्स के सम्मिश्रण से, योजन से, जुड़ने से चट्टानें बनती है। और यही पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फीयर है ना, इसका निर्माण करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी का जो ये क्रस्ट है, इस पे मुख्यतः देखा जाए 8 एलिमेंट देखने को मिलते हैं। कितने एलिमेंट देखने को मिलेंगे दोस्तों, 8 एलिमेंट। ये जो सबसे बाहर वाली जो है ना, जिसको हम लोग अर्थ का क्रस्ट कहते हैं, अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन है, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब पूरी पृथ्वी के अंतर्गत देखा जाए, इस क्रस्ट को छोड़ करके आंतरिक गहराई तक भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे फेरस भी देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन भी होगा, सिलिका भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, निकल भी होगा, सल्फर भी होगा आपके पास में, कैल्शियम भी होगा और एल्यूमिनियम भी होगा। सो कई सारे जो है क्रस्ट के अंदर और पूरी पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होंगे। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पे मिनरल्स हो सकते हैं, तो याद रखना है, पृथ्वी में 6 मेजर मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पे FAQ PMO नाम से इसको आप याद कर सकते हैं। फेल्सपार, एम्फीबोल, क्वार्ट्ज, पैरोक्सिन, माइका एंड ओलिवाइन, ये वह खनिज हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये 6 मेजर, 6 महत्वपूर्ण खनिज है दोस्तों। यह कहीं कहीं पृथ्वी में देखने को मिलेंगे और चट्टानों के अंदर भी जो है यह पाए जाते हैं। अब चट्टानें होती क्या है, परिभाषित करना हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चट्टानों का निर्माण जो है वह तो खनिजों के माध्यम से हुआ है, और खनिजों का निर्माण है वह किससे हुआ है, वह तत्वों के माध्यम से हुआ है। तो इन एलिमेंट्स से ही मिनरल्स बने हैं, और ये मिनरल्स आगे जाकर के रॉक्स यानी हमारी चट्टानों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, जो ऊपर का क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, उसमें 8 तत्व जो हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख करके बता दिया है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम। इसके आगे भी दोस्तों आप लोगों को एक और चीज पता होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को
फेरस, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। यह चीजें भी पता होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से यह प्रश्न पहले भी आया है कि कौन से प्रमुख खनिज हैं जो चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। तो एफएक्यू पीएमओ याद रखो, एफएक्यू पीएमओ याद रखो। एफएक्यू पीएमओ मतलब कौन कौन से यहाँ मिनरल्स मिल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। इससे पहले जो थे वो क्या थे दोस्तों आपके पास में, यहाँ पे ओवरऑल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। एलिमेंट्स अलग है, तत्व अलग है, इन्हीं तत्वों से जुड़ करके आगे बनते हैं आपके मिनरल्स, खनिज। खनिजों में एफएक्यू पीएमओ याद रखेंगे जो मुख्यतः पाए जाते हैं। इनके अलावा भी और कई हो सकते हैं, दर्जनों हो सकते हैं, बट यह मुख्यतः पाए जाने वाले खनिज है दोस्तों। अब यहां आप लोगों को याद रहे कि सर चट्टान जो है उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। चट्टान क्या है वो समझ में आए कि सर एलिमेंट से बने मिनरल्स और मिनरल्स के जुड़ने से बना रॉक यानी चट्टान। तो आपके इन चट्टानों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, मुख्यतः तीन। जब पृथ्वी पहले प्रीमोर्डियल स्टेज में थी, जब पूरा एक तरीके से लावा कायन है ना आपके पास में पृथ्वी की सतह से बाहर आता है, वो सूखता है और उसके ठोस होने के उपरांत जो चट्टानें बनती हैं वह क्या है दोस्तों, आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। फिर इन्हीं का आगे अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, प्रेशरिंग के द्वारा ये अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। फिर इन्हीं के ऊपर आगे रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या बनती हैं, कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण भी देखने को मिलता है। आप लोगों को बताऊं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है यह कि आग्नेय चट्टानों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहला आग्नेय चट्टान में ये इग्नियस शब्द यूज किया गया। इग्नियस का मतलब होता है आग, मतलब फायर। यह प्राथमिक चट्टानें हैं। क्यों प्राथमिक, क्यों प्राइमरी रॉक्स है, क्योंकि पृथ्वी में सबसे पहली जो सतह का निर्माण हुआ, जो भूपर्पटी का निर्माण हुआ, चाहे वह समुद्र के गहराई के अंतर्गत हो, चाहे वो पृथ्वी के अंदर जहां हम खड़े हैं कॉन्टिनेंट उसकी सतह के ऊपर हो, जो लिथोस्फेयर का, जो भूपर्पटी का निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टानों से हुआ। इसलिए इनको सबसे पहले क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि यह चूंकि आग्नेय चट्टानें हैं, यह काफी हार्ड होती हैं, लावा के सूखने से बनती हैं। अच्छा, इनमें लावा, क्योंकि यहाँ पे चट्टानों के पिघला हुआ जो होता है स्वरूप, वही तो लावा या मैग्मा कहलाता है, तो वहां पे तापमान ज्यादा होगा। जब तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस में है तो क्या उसमें कोई जीवित जीवाश्म होगा, नहीं, तो उसमें कोई प्रकार का जीवाश्म फॉसिल नहीं होगा और ना ही कोई परत होगी, क्योंकि इतना तापमान ज्यादा है कि जैसे ही वो एक परत दूसरी परत से मिलती है उनका मिक्सचर हो जाता है और तापमान चेंज ना होने के कारण इसमें कोई परत भी नहीं देखने को मिलेगी। राइट, काफी गर्म मैग्मा से के ठंडे होने से मिलती हैं और इसके अंदर क्योंकि पृथ्वी की गहराई से आ रही है। और यहाँ पे आपको पता होगा सियाल, सीमा, नीफे के बारे में। सिलिका एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, उसके नीचे सिलिका मैग्नीशियम है और सबसे अंदर से आता है निकल और फेरस, नीफे। तो सर पृथ्वी की गहराई से आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम है ना, निकल है, फेरस है, ये मेटेलिक मिनरल ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ कोई रंध्र नहीं देखने को मिलेंगे और इनकी जो है सरफेस जो है उनमें क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, रवे देखने को मिलेंगे। रवे मतलब क्रिस्टल्स, यह देखने को मिलने वाले। अब ये जो चट्टानें हैं आग्नेय, है ना, ये इग्निश शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फायर, मतलब आग होता है। यह गर्म मैग्मा या लावा से बना होता है। सर लावा और मैग्मा में अंतर क्या है, जब तक वो पृथ्वी के अंदर है तब तक वह क्या है, मैग्मा है। पृथ्वी की सतह पे आके बहने लग गया वही, तो वह लावा कहलाता है। और जब लावा सूखता है तो यह आग्नेय चट्टान बनाता है। पृथ्वी की सतह पे बनी सबसे पहली चट्टानें हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ऑब्वियसली अंदर से आए हुए धातु इसके अंदर है ना, इसीलिए क्या है, काफी कठोर चट्टान होती हैं और यह आसानी से अपर्दित नहीं होती है कि सर पानी और हवा के अपर्दन का इसके ऊपर बहुत ही कम प्रभाव होता है। अधिक तापमान है इसलिए कोई जीव भी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ भी हो वो जल के भस्म हो जाता है। इसमें कोई जीवाश्म नहीं होगा, ना ही कोई यहाँ पे लेयर, कोई परतें होगी और ना ही कोई रंध्र और पोर्स देखने को मिलेंगे। इन चट्टानों के अंतर्गत जो है क्रिस्टल और धात्विक खनिज देखने को मिलने वाले। अब आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की हो सकती हैं आपके पास में, है ना। एक है ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर से अगर आकर के लावा बाहर फटा और फिर यहाँ पे आकर के वो चट्टान सॉलिड हुई, मैग्मा लावा यहाँ आके ठोस जो चट्टान बनाता है, तो इसको बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। जबकि यह लावा यहाँ से निकला और बीच में ही कहीं न कहीं जो है अगर सॉलिडिफाई हो गया, बीच में ही कहीं न कहीं जो है अगर सॉलिडिफाई हो गया, तो ये पृथ्वी के पातालिक बिंदु पे, पृथ्वी के अंदर ही किसी सतह के पॉइंट के अंदर ही जो है वह ठोस हो जाता है, वह एक आग्नेय चट्टान बनाता है। इसे इंट्रूसिव अंतर्वेदी रॉक कहा जाता है।
इनकी रासायनिक संरचनाएं भी देखी जा सकती है कि जो मैग्मा, जो लावा जो था, उसमें कैसे मिनरल्स थे, उनकी प्रकृति के आधार पर यह क्षारीय और अम्लीय प्रकार के भी हो सकते हैं। तो स्थिति और रासायनिक संरचना के आधार पे हम इग्नियस रॉक्स को आगे और विभाजित व विभक्त कर सकते हैं दोस्तों। अब इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में कहा जाता है कि सर यहाँ पे जो मैग्मा होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर ही कहीं न कहीं सॉलिड हो गया, तो क्रिस्टल्स जो हैं वह हवा के संपर्क में नहीं आए तो क्रिस्टल्स बड़े बनेंगे, पृथ्वी के अंदर किसी पातालीय बिंदु पे रहेगा आपके पास में। एग्जाम्पल बताते हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो है और पेरिडोलाइट है ना, और हाइपोबेसल भी हो सकती है जैसे कि डोलेराइट है। इसके अलावा बहिर्वेदी के अंदर कहा जा रहा है कि सर ये अब लावा है, मैग्मा मतलब पृथ्वी के अंदर, अगर वही मैग्मा पृथ्वी के सतह पे आ गया तो बोला लावा, हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में तो क्रिस्टल्स छोटे बनेंगे। अब ये ज्वालामुखी चट्टाने वोल्केनिक रॉक बनाएंगी, जैसे कि बसाल्ट है, जैसे रायोलाइट है और एंडेसाइट है। यह चीज आप लोगों को लिखने के लिए चाहिए होगी, तो मैंने बताया कि सर अंतर्वेदी चट्टाने वे हैं जो इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने से हो जा रहा है, और यह धीमी गति से जमते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो इनके क्रिस्टल्स बड़े होते हैं। ये दो प्रकार में बांटा जाता है कि सर पृथ्वी की गहराई में कितनी गहराई, कि सर एक दो है आपके पास में प्लूटोनिक, और एक और भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। तो प्लूटोनिक वो कौन से होंगे, जो आपके पास ज्यादा गहराई, अधिक गहराई में बनने वाली चट्टाने हैं, इन्हें प्लूटोनिक पातालीय चट्टान कहते हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो और पेरिडोलाइट। अधितलीय चट्टाने कौन सी हैं, हाइपोबेसल चट्टाने कौन सी हैं, जो कि पृथ्वी की गहराई में, कुछ ज्यादा गहराई में नहीं अपितु सरफेस के थोड़ा सा ही नीचे अंदर की तरफ यह बनी हुई है। इन चट्टानों का निर्माण जो है वह ऊपर उठते हुए मैग्मा के कारण हुआ है, मतलब मैग्मा ऊपर की तरफ उठा तो सही, पर यह पूरा सतह पे नहीं आ पाया, किसी एक पृथ्वी के नीचे ही, सतह के नीचे ही, कुछ मीटर कुछ किलोमीटर नीचे ही वह क्या कर गया, सॉलिड हो गया, जम गया, बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप इसका एग्जाम्पल डोलेराइट लिखा सकते हैं। बहिर्वेदी चट्टाने जो हैं आपके पास में, इनका निर्माण पृथ्वी की सतह पे जो है लावा के जमने के कारण होता है, इन्हें ज्वालामुखी चट्टाने भी कहते हैं, है ना। और इसका लावा जो है वो तीव्र गति से ठंडा हुआ है ना, तो जल्दी जल्दी ठंडा हो गया, तो इसके जो क्रिस्टल्स होंगे, इसके जो रवे होंगे, वह क्या होंगे, छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। बसाल्ट, एंडेसाइट, रायोसाइट, बोलो मेरे साथ, बसाल्ट, एंडेसाइट, रायोलाइट जो है इसी का एक एग्जांपल है कि सर मैग्मा चैम्बर से निकलते हुए बाहर आया मैग्मा, बाहर एक किसी वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर निकलता है, इससे एक्सट्रूसिव रॉक्स, बहिर्वेदी चट्टाने बनती है। रासायनिक संरचना के आधार पे भी अगर देखें तो अम्लीय और क्षारीय दो प्रकृति के क्या हो सकते हैं, आपके रॉक्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि सिलिका। अगर मैं कहूं एसिडिक है, कोई अम्लीय है, तो इसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, है ना। फेल्सपार है, इसका जो है आपके पास में फेल्सपार है, क्वार्ट्ज जो है इसका कंटेंट ज्यादा होगा, तो इनको क्या कहा जाएगा, फेल्सपार का ले लिया, फेल और सिलिका का ले लिया आपके पास में SiC, तो ये फेल्सिक रॉक है। फेल्सिक रॉक में क्या है, सिलिका और फेल्सपार की क्वांटिटी ज्यादा है। अब क्योंकि सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा है तो यह लाइट वेट की है, इसका घनत्व जो है हल्की होने के कारण घनत्व भी कम होगा, और यह हल्के रंग की होगी, और ज्यादा इसमें जो है कठोर चट्टान जैसे ग्रेनाइट वगैरह देखने को मिलेगी। क्षारीय कौन सा हुआ, सर क्षारीय में देखेंगे सर इसमें सिलिका की क्वांटिटी जो है, जो यहाँ 80% थी, यहाँ पे मात्र 40-50% कम है। मैग्नीशियम और फेरस ज्यादा है, फेरस यानी आयरन यानी लोहा ज्यादा है, धातु ज्यादा है। जब ये ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें भारी होगी। और मैग्नीशियम और फेरस का FeR, MaFeR मतलब मैफिक करके हमने जो है यहाँ पे इन रॉक्स को बोल दिया। तो अम्लीय आग्नेय चट्टाने क्या होगी, फेल्सिक चट्टाने होगी। क्षारीय आग्नेय चट्टाने क्या होगी दोस्तों, मैफिक चट्टाने होगी, है ना। याद रखें, अम्लीय चट्टाने भारी होती हैं, जबकि आपके पास अम्लीय चट्टाने हल्की होती हैं, घनत्व भी कम होता है, जबकि क्षारीय चट्टाने जो है वो भारी होती हैं, घनत्व भी उनका ज्यादा होता है। चूंकि इसमें फेरस है, आयरन है, धीरे धीरे डस्ट वो धीरे धीरे जो है पिंक कलर, रेड कलर और ब्राउन कलर में जाएगा, तो यह गहरा रंग का होता है, और इरोजन भी जो है आपके पास में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बसाल्ट जो है इसका एग्जाम्पल है। तो बसाल्ट जो है वो क्या है आपके पास में, क्षारीय, जबकि ग्रेनाइट जो है वह क्या है आपके पास में, एक प्रकार से अम्लीय आग्नेय चट्टान का ही स्वरूप है दोस्तों। ठीक है, सो एसिडिक रॉक को अब वापस इसमें लिखना हो तो लिखिएगा कि सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है, फेल्सपार और क्वार्ट्ज भी इसमें पाया जाता है। ये क्या है, जो बताया था ना कि चट्टाने खनिजों से बनती है, तो कौन से खनिज है, अम्लीय एसिडिक रॉक के अंतर्गत कौन से खनिज होते हैं, सिलिका ज्यादा, 80-85% तो सिलिका ही है सर इसके अंतर्गत। ठीक है, इन्हें फेल्सिक कहा गया। इनका वजन और घनत्व भी तो कम देखने को मिलता है, रंग इनका हल्का देखने को मिलेगा,
और ये चट्टाने जो हैं आपके पास में कठोर होती है, इनको आसानी से जो है अपरदन नहीं होता, जैसे कि ग्रेनाइट है और रायोलाइट। अब ग्रेनाइट वही चट्टान है जो आपको किचन के अंतर्गत घर पे स्लैब में देखने को मिलती है, काला चमकीला पत्थर। अब बेसिक चट्टानें जो होती हैं ये सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है, जैसे 40-45%, बाकी मैग्नीशियम और फेरस पाया जाता है। इसके कारण जो है इन्हें मैफिक चट्टानें भी कहा जाता है, और इनका घनत्व ज्यादा होता है, रंग गहरा होता है, और भार में भी ये ज्यादा हैवी होती है। अब ये चट्टानें जो है आसानी से अपरदित हो जाती है। अपरदित हो जाने के पीछे रीजन ये रहा कि सर सिलिका कम है आपके पास में, है ना, और बसाल्ट और गैब्रो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। आग्नेय चट्टानों के उपरांत दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो है आपके पास में एक लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंटम का मतलब भी होता है लेयर, मतलब परत। अवसाद सेडिमेंट्स मतलब यहाँ पे एक परत बनी, फिर दूसरी परत बनी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। और यहाँ पे जो ये परतें देखने को मिलेगी, इसमें कई सारे पोर्स, कई सारे फॉसिल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 75% जो है यह पे क्रस्ट पे यह फैली हुई है। पृथ्वी जो है आपके पास में, अर्थ जो है, इसके 75% एरिया को ये कवर करते। कितने एरिया को? 75% एरिया के अंदर ये अवसादी चट्टानें फैली हुई है। मतलब खाली 25% एरिया है जहां पे दूसरी तरह की चट्टानें, बाकी लगभग सब जगह पे क्या है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है वहां पे 75% एरिया में सेडिमेंट्री रॉक्स का फैलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को, राइट। अब इनका निर्माण होता है सीली भवन लिथिफिकेशन से। एक लेयर बनी, फिर और कुछ डस्ट आया, फिर इसके ऊपर प्रेशर आया, दूसरी लेयर बनी, फिर और कुछ डस्ट आया, फिर इस पे प्रेशर आया, तीसरी लेयर बनी। इस प्रकार यह लेयर बाय लेयर जो है बनती रहती है। इस प्रोसेस को सीली भवन कहा गया। सबसे पहले क्या होता है, कोई एक बड़ी सी चट्टान है ना, उस चट्टान का धीरे धीरे होता है अपरदन। कल कहा ना कि सर ये अपने मलबे में, है ना, डस्ट पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इसको कहीं ट्रांसपोर्ट करके निक्षेपित कर दिया, पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। अब इसके ऊपर समय के साथ में लगता है टेम्परेचर और हीट, और यह क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन होते जाते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ में जुड़ती जाती हैं, और इससे आपकी अवसादी चट्टान बनती हैं, है ना। इससे क्या बनती है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टान जो है, ये शब्द जो है सेडिमेंटम से आया, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका अंतर्गत चट्टानें जो है वह अर्ध व्यवस्थित होती हैं दोस्तों आपके पास में, है ना। इसका मतलब ये होता है सेडिमेंटम का टू सेटल डाउन। अब यहाँ पे सीली भवन एक प्रोसेस है, लिथिफिकेशन इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से ही यह जो आपके पास में ये जो दूसरी चट्टानें हैं आपके पास में, अवसादी चट्टान, इनका निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है पहले से स्थित चट्टानों का क्या होगा, अपक्षय, और अपक्षय के कारण बाद में क्या होगा, इनका अपर्दन, और उसके बाद में क्या होगा, निक्षेपण, है ना। तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीन घटनाओं के उपरांत, इन तीन चैलेंजेस के उपरांत ही क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हमें यहां इस प्रकार की रॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। या अन्य स्थान पर जाकर के खंड निक्षेपित हो जाएंगे, सघन होंगे, कंडेंस होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, और अवसादी चट्टान का निर्माण कर देंगे। अब सोचिएगा, इनके अंदर बीच में रंध्र भी हो सकते हैं और जीवाश्म भी हो सकते हैं। जैसे कि एक लेयर है, इसके बीच में ये दूसरी लेयर बनी रही थी कि एक जीव जो है ना, वह उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका कंकाल जो है यहाँ पे बीच में आ गया। फिर यहाँ पे आ गई तीसरी लेयर। तो जो ये लेयर धीरे धीरे बन रही है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में क्या देखने को मिल सकता है कि सर लेयर ए, बी, सी और डी के बीच में यहाँ पे कई सालों बाद में देखेंगे आप, तो यहाँ कोई एक कंकाल, कोई एक हड्डी, कोई एक जीवाश्म देखने को मिल सकता है, आप लोगों को फॉसिल देखने को मिल सकता है। मतलब इनके बीच में रंध्र भी होंगे, ये पोरस भी होंगे, इसमें जीवाश्म भी पाया जाएगा। जीवाश्म मतलब जीवित जीवों के बचे हुए जो अंश हो सकते हैं, बॉन्स हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिन्होंने एक पर्टिकुलर शेप में एग्जैक्ट उसकी मॉर्फोलॉजी जिसे पता चल सके। अब जीवाश्म में ईंधन भी इसी में पाया जाता है, क्योंकि कल की तारीख में इसी में ही जो है आपके पास में कोई पेड़ भी था, है ना। वह पेड़ भी जो था वो पहले लगा हुआ था, पर धीरे धीरे वो पेड़ गिर के टूट गया। अब यहाँ पे इस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर पे, तीसरी लेयर पे, चौथी लेयर आ गई। अब ये पेड़ धीरे धीरे क्या किया, ऐसे बड़े बड़े वन जो थे वो धीरे धीरे दबने के बाद, सेडिमेंटम होने के बाद में उनका क्या हुआ होगा, धीरे धीरे प्रेशर में, कॉम्पैक्शन में यह फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम, यानी आपके पास में जीवाश्म ईंधन में बदल गए होंगे। तो इसमें जीवाश्म ईंधन भी इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ये चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती है, और चट्टानों के क्रस्ट में लगभग, है ना, पूरी पृथ्वी पे लगभग लगभग जो है आपके पास में 75% एरिया में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं।
क्रस्ट का निर्माण में इनका योगदान मात्र 5% है। तो अगर मैं कहूं कि सर ये अर्थ है, ये इसका क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट के ऊपर, इस क्रस्ट के ऊपर अवसादी चट्टानें कितनी फैली हुई है, तो मैं कहूंगा सर आपको लगभग लगभग कितने एरिया में है, 75% एरिया में फैली हुई है, लगभग लगभग 75% एरिया में। पर इनका योगदान कितना है कि सर एक बहुत ही छोटी सी पतली सी ऊपर वाली लेयर होगी जो कि इन अवसादी चट्टानों से बनी है ना। मात्र 5% क्रस्ट का है, पर क्रस्ट में 75% एरिया में यह फैली हुई है। ये चीज याद रखने योग्य है ना। निर्माण पद्धति याद हो कि सर ये यांत्रिक रूप से भी बन सकती हैं, जैविक यानी ऑर्गेनिकली जैविक रूप से भी बन सकती हैं, और रासायनिक केमिकल रूप से भी इनका फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट we'll have to see that there are other ways also to make sedimentary rocks। अवसादी चट्टानें जो हैं वो दूसरे तरीके से भी बन सकती, लाइक विच वे, निर्माण के आधार पे। सोर्स ऑफ फॉर्मेशन क्या रह सकता है इनका, निर्माण का आधार या सोर्स ऑफ फॉर्मेशन जो है वह पानी के द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, हिमनदों के द्वारा भी ये बन सकती है। बहुत इजी शब्दों में कहूं तो सर मैकेनिकली यांत्रिक रूप से जो चट्टानें बन रही, मतलब कोई खंड चट्टान थी, उस खंड चट्टान में जैसे बालू पर्वत है, बालू पर्वत है आपके पास में, पत्थर है ना, शैल चट्टानें हैं आपके पास में, ये धीरे धीरे अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं, और टूटने के उपरांत क्या होते हैं आपके पास में ये अपने अपने क्रिस्टल्स के अंदर है ना, जो एंगुलर हो, राउंड शेप में हो, स्क्वायर शेप में हो, ये जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ इवेंचुअली चट्टानों का निर्माण जो है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा होगा, यानी खंड धीरे धीरे जमते जाते हैं है ना, और यह जुड़ते जाते हैं, और ये खंड चट्टानों के रूप में स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे बालू पत्थर, शेल, ब्रेशिया और पिंडशिला, जिसको कॉग्लोमरेट भी कहते हैं। जैविक में क्या होगा सर, या तो पेड़ पौधों से बने होंगे, तो पेड़ पौधों से तो कार्बन युक्त चट्टान होगी जैसे कि कोयला, या फिर जीवित जीवों से बनी होगी, जैसे को आपके पास में एनिमल रिमेन्स होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना युक्त चट्टानें होगी आपके पास में, जैसे लाइमस्टोन है, डोलेमाइट है, एटसेट्रा। तो चट्टानों में अगर जैविक पदार्थ ज्यादा हैं तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं, पेड़ पौधों के अवशेष से या जंतुओं के अवशेष से। पेड़ पौधों के अवशेष के अंतर्गत जैसे कि एग्जाम्पल कोयला हो सकता है, और कैलकेरियस हो सकते हैं चूना युक्त चट्टानें, जिसमें कि एग्जाम्पल हो सकता है आपका लाइम स्टोन, चूना पत्थर व डोलामाइट। केमिकली फॉर्मेशन में क्या होगा कि सर रासायनिक रूप से अगर देखा जाए कि सर कोई जल स्रोत था है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं कह दूं कि कोई झील थी, उसके अंदर सेडिमेंट लेयर बाय लेयर जमते गए, मिट्टी, अब धीरे धीरे ये पानी तो जो है वाष्पीकृत हो गया, लास्ट में ये सेडिमेंट बच गया, ये सेडिमेंट कॉम्पैक्ट होता गया, लिथिफिकेशन और कॉम्पैक्शन के कारण क्या बन गया, यहाँ पे आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन चुकी है, राइट। कई बार चट्टानें जल के वाष्पीकरण के बाद सतह पर दिखने लगती हैं, इन्हें वाष्पीकृत चट्टानें भी कहते हैं। लाइमस्टोन, डोलेमाइट, हलाइट है ना, जिप्सम, चेस्ट इसी का ही एग्जाम्पल है। अब और प्रकार की अवसादी चट्टानें भी हो सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेशन को अगर आप ढंग से सुनेंगे तो एक्वस कि सर इस बार जो है नदी के नीचे जो है आपके पास में सेडिमेंट था, जिसकी वेदरिंग, अपर्दन, अपक्ष निक्षेपण के बाद में कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन, शैल भवकरण के बाद में जो है ये चट्टानें बनी। ये काम नदी, झील या समुद्र भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जल के अंदर ही अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण की गतिविधियों से अगर चट्टानें बनती हैं तो वह जल द्वारा निर्मित चट्टानें कहलाती हैं, जो नदी, झील या समुद्र से भी बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप चूना पत्थर, डोलेमाइट है, हलाइट है और जिप्सम का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या हवा भी ये काम कर सकती है सर, हवा भी तो अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण करती है, जैसे कि लावस करके एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिमनद भी ये काम कर सकते हैं, हिमनद से जो है मोरैन डिपॉजिट बनते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। काफी इजी है। जो जो आपके अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण गतिविधियां जिन जिन कारकों से होती है, उन कारकों से क्या हो सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती हैं, अवसादी चट्टानें बन सकती है। एग्जाम्पल भारत के अंदर आप देखेंगे विंध्यन रॉक सिस्टम में, ये सबसे बेस्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। अब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के बाद में आते हैं कायांतरित चट्टानें। सर कायांतरित चट्टानों को देखेंगे तो इनमें हो क्या रहा है, कायांतरण है ना, रूपांतरण हो रहा है। मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फिक मतलब होता है रूप, इसी में मेटामॉर्फोसिस मतलब रूप का ही अंतर हो रहा है, स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। किसके कारण, या तो आपने ज्यादा दाब दे दिया या फिर ज्यादा तापमान बढ़ा दिया। तो ऊष्मा या दाब के कारण, हीट या दाब के कारण जो क्रिस्टल्स होते हैं ना चट्टानों के अंदर, यह पुराने क्रिस्टल दूसरी तरीके से रीऑर्गेनाइज होने लगते हैं, पुनः संगठन होने लगता है, वे पुनः क्रिस्टलीकरण होने लगता है। तो सोचिए आप इसको एग्जाम्पल में लीजिए कि किसी भी आग्नेय
या किसी भी अवसादी चट्टान का स्वरूप परिवर्तन हो उच्च दाब उच्च तापमान के कारण, वह पुनः संगठित व पुनः क्रिस्टलीकृत होने लगती हैं। इससे जो हमें चट्टान मिलती है उसे कायांतरित रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है सर, तो पहले से स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये चीज तो हमको क्लियर हो जानी चाहिए। और वो उसके कारक क्या है कि सर यहाँ या तो टेम्परेचर है या फिर प्रेशर है, इनमें चेंजेस के कारण यह सब काम हो पा रहा है। सर कायांतरण के दौरान चट्टानों की स्थिति जो है खनिज के अंतर्गत क्या हो रहा है, चट्टानों के अंतर्गत जो क्रिस्टल्स हैं वह पुनर्संगठित हो रहे हैं, वो रिक्रिस्टलाइज हो रहे हैं। अब इनमें जो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, अगर उसमें कोई लेयर बाय लेयर देखने को मिलेगा, परत दर परत देखने को मिलेगी, इसको कहेंगे पत्रित या फॉलिएटेड रॉक्स। पत्रित चट्टाने फॉलिएटेड रॉक्स अगर नहीं है तो इन्हें कहेंगे अपत्रित चट्टान। इन्हें क्या कहेंगे, अपत्रित चट्टान कहेंगे। सर पत्रित चट्टान में क्या होगा, एक अवसादी चट्टान ली जैसे शेल, उसके ऊपर ताप बढ़ाया तो उसके अंतर्गत देखो लेयर देखने को मिला, और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो उसको फाइलाइट में कन्वर्ट हो गया, और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गई। हर बार क्या हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन, हर बार रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इसके अंदर मिनरल्स, है ना। लास्ट में जाते जाते नीज बन गया। नीज के अंतर्गत क्या होगा कि सर इसी अवसादी चट्टान स्लेट से आगे से आगे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ते हुए मेटामॉर्फोसिस देखो, है ना, रूपांतरण देखो, इसी स्लेट से फाइलाइट से सिस से नीज भी बन सकता है। ये जी साइलेंट रहता है तो इसको नीज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, गनीज नहीं, नीज है ये, है हाँ। तो इसमें फिर क्या हुआ कि सर अब जो इसमें मिनरल्स थे वो एसिडिक और बेसिक मिनरल, अम्लीय और क्षारीय मिनरल जो है बैंड बना लेते हैं, है ना, इनकी खुद की एक परत बन जाती है, ये खुद को हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, तो ये बैंडेड चट्टान बैंडेड रॉक्स बना लेते हैं। ये फॉलिएशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, फॉलिएशन कहा जाता है। जैसे ये डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो लाइट कलर डार्क कलर, डार्क कलर लाइट कलर, डार्क कलर लाइट कलर, डार्क कलर लाइट कलर, ये देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें है क्या दोस्तों, ये फॉलिएशन ही तो है। और ये फॉलिएशन हमें क्या सिखाता है और क्या समझाता है कि सर जितनी भी ये चट्टानें देखने को मिल रही हैं आप लोगों को, इनके फॉलिएशन और इनके नॉन फॉलिएशन के फलस्वरूप हमें ये देखने को मिलता है कि चट्टानें अपने क्रिस्टल्स को स्ट्रक्चर के अंतर्गत, लेयर के अंतर्गत, है ना, एक पत्रित चट्टानों के रूप में रीऑर्गेनाइज करती हैं, मेटामॉर्फाइज करती हैं। तो कायांतरण रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के दौरान चट्टानें अगर खनिज को एक रेखांकित एक लेयर्ड रूप में व्यवस्थित कर ले तो इसे पत्रित चट्टाने से फॉलिएटेड रॉक कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, चट्टानों के अंतर्गत जो है अलग अलग मिनरल जो है अपने समूह के अनुसार पृथक हो जाएंगे और वो बैंडेड अलग अलग बैंड बना देंगे, अलग अलग समूह बना लेंगे खुद का। अब कई बार होगा मेटामॉर्फोसिस में कोई बैंड बन ही नहीं रहा है, कोई भी मिनरल्स जो है सब आपस में रैंडमली ही मिक्स हुए, रीऑर्गेनाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, पुनर्संगठन और पुनर्क्रिस्टलीकरण हुआ, पर इस बार कोई पर्टिकुलर ग्रुप या समूह नहीं फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे कायांतरण के दौरान चट्टानों की स्थित जो खनिज वो संगठित जो संरक्षित रूप में व्यवस्थित नहीं हुए हैं, इसे अपत्रित चट्टान कहा गया है। जैसे संगमरमर, क्वार्ट्ज है, सर्पेंटाइन है इत्यादि। आग्नेय चट्टान इसके अंतर्गत देखेंगे तो आग्नेय चट्टान से कौन सी कायांतरित चट्टान बनती है, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट को आगे अगर आप और गर्म करेंगे और टेम्परेचर देंगे, है ना, पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से तो वो नीस बना सकता है। बसाल्ट है, इसको और आगे करेंगे तो ये एम्फीबोलाइट बना सकता है। तो प्रश्न क्या आ सकता है एमसीक्यू के रूप में कि सर निम्न में से एक तरफ दे देगा आग्नेय चट्टान, एक तरफ दे देगा कायांतरित चट्टान, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों को बताएगा कि सर ग्नीस किससे बनता है ना, मिक्स मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से भी दे सकता है। अवसादी चट्टान चूना पत्थर और कोयला से क्या बनेगा, चूना पत्थर का मेटामॉर्फोसिस से मार्बल बनता है जो आपके घर में लगा हुआ, कोयले के मेटामॉर्फोसिस से ग्रेफाइट बनता है जो आपके पेंसिल में यूज आता है। ठीक है ना। सो ये याद रखने योग्य है, शैल से स्लेट बन गया, बालू पत्थर सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनता है दोस्तों। मेटामॉर्फिक रॉक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट को ही आगे वापस डायमंड बन जाता है, स्लेट से फाइलाइट बनता है, यही फाइलाइट आगे जाके सिस्ट बना सकता है। मतलब एक प्रकार की चट्टान दूसरी प्रकार की चट्टान में परिवर्तित हो सकती है। हमने कहा आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, कोई भी चट्टान कायांतरित हो चाहे अवसादी चट्टान हो, जब वह पिघलेगी, जब अवसादी चट्टानें भी पिघलेगी तो वो क्या बनाएगी, आग्नेय चट्टान, क्योंकि हर चट्टान पिघल के ही लावा या मैग्मा में कन्वर्ट होगी और वही लावा मैग्मा वापस सतह पे आकर के आग्नेय चट्टान बना देगा। ठीक है ना। पर हमें पता होना है कायांतरित चट्टान कैसे बनेगी, आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, जब उसका कायांतरण होगा, रीऑर्गेनाइजेशन रिक्रिस्टलीकरण हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो क्या होगा, अवसादी चट्टान भी कायांतरित बन जा रही है, आग्नेय चट्टान भी कायांतरित बन जा रही है ना। अब अवसादी चट्टान कब बनेगी, चाहे इग्नियस हो चाहे मेटामॉर्फिक रॉक हो,
इनका लिथिफिकेशन हुआ, इनका शिलीभवन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेयर बाय लेयर, वही आपके अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, लेयर बनी, कॉम्पैक्शन हुआ, शॉर्ट शिलीभवन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, लेयर बाय लेयर अवसादी चट्टानें बन गई। तो एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टानों में तब्दील की जा सकती है। ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों, रॉक साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट जो है इसी क्लास के अंतर्गत ही रहेगा ये सॉइल चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? सॉइल मतलब मृदा। राइट, सो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मृदा। देखिए, मृदा को जानना चाहते हो बता देता हूं, इसके अंतर्गत पानी भी है, हवा भी, वायु भी है। इसमें वही जो चट्टानों के अंदर मिनरल्स थे, उन्हीं के घर्षण, उन्हीं के अपर्दन अपक्षय से बनी हुई मिनरल्स भी हैं, और साथ में ही ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जैव पदार्थ भी है। सबसे ज्यादा इसमें क्या होंगे, क्योंकि मिट्टी है क्या, एक्चुअली कोई पत्थर है, उसी पत्थर के घर्षण के बाद में ही क्या बन चुकी है, वहां पे आसपास के एरिया के अंदर मिट्टी बन चुकी, उसी बेड रॉक से बनती है। तो शैल से ही जो है मृदा का निर्माण हो रहा है, तो शैल बनी हुई मिनरल से, तो मृदा में भी क्या होगा, मिनरल्स। पर वायुमंडल में पाई जाने वाली हवा और जल भी इसमें 25-25% होंगे, और उसके ऊपर जो जीवित, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के रिमेन्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जैव पदार्थ है, वह भी 5% देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंपोजिशन होता है जनरली हमारी सॉइल का। यहाँ आप लोगों को देखा जाए कि मृदा बनती कैसी है, तो कुछ सक्रिय कारक है, जलवायु है, जैव पदार्थ है, और कुछ जो है आपके पास में निष्क्रिय कारक भी हैं कि सर पेरेंट चट्टान कैसे थी, जनक चट्टान कैसे थी, किस चट्टान के ऊपर वो मृदा बनी है, कितना समय लग रहा है, कैसा उच्चावच है, कैसी स्थलाकृति है, पहाड़ पठार मैदान कहाँ बन रही है, कहाँ पे उसकी अवस्थिति, उसकी लोकेशन का है, ढलान पे है, स्थिल समतल एरिया पे है, किस स्थान पे, राइट। तो हम लोग इन चीजों को समझे कि हमारी जनक चट्टानें जो भी हैं, जो भी रॉक होगी, उसी के आगे अपक्षय से ही तो सारे खनिज है, और वही आगे जो है मृदा में ही देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि सर बसाल्ट रॉक है ना, तो यह यहाँ पे आग्नेय या कायांतरित चट्टान है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लाल और पीली मृदा भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें लोहा ज्यादा होगा। तो जैसी चट्टानें होगी वैसी मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं। अवस्थित अगर एक चट्टान है, उसी के ही अपक्षय अपर्दन से जो बने हुए आपके पास में मिट्टी उसी के पास में देखने को मिले, तो इसे क्षेत्रीय मृदा कहते हैं। मतलब ये मृदा वही है जहां पे इसका पैतृक जनक चट्टान है, पेरेंट रॉक मटेरियल के गुण धर्म ज्यादा होंगे। अब इसके बीच में जो है पानी भी नीचे निकल पाएगा, तो इसके अंदर क्या होंगे, कोर्स ग्रेन्स होंगे, पानी आसानी से अंदर जाएगा। और ऐसे एरिया में पानी को होल्ड कर पाने की क्षमता ज्यादा नहीं होती है। मृदा परिच्छेदिका जो है देखने को मिलेगी, यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगा, और परिपक्व मृदा होती है ये, है ना, इसमें प्रॉपर सॉइल प्रोफाइल होता है। एक होती है जलोढ़ मृदा, चट्टाने हैं कहीं हिमालय के अंदर, वहां से टूट के अपक्षय अपर्दन, है ना, निक्षेपण होते होते यूपी के अंदर आकर के कहीं न कहीं जो है ये अपने बाढ़ के मैदानों में ये मृदा जो है जम जाती है। इसको अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। ये मृदा अपने पेरेंट रॉक, अपने जनक जो चट्टान है उससे काफी दूर है, तो क्या उसमें जनक चट्टान के आसपास के गुण देखने को मिलेंगे? नहीं सर। यूपी के अंदर चट्टाने अलग प्रकार की हैं, उसके ऊपर जो मृदा है वह क्या है, जलोढ़ मृदा है। वह कैसी है, अजोनल, अक्षेत्रीय मृदा है। मतलब उस मृदा का निर्माण यूपी में नहीं हुआ है, बल्कि वह हिमालय से चल के आने वाली जो है छोटे छोटे अपक्षय अपर्दन निक्षेपण के फलस्वरूप ये मृदा यहाँ तक पहुंची है। काफी ट्रेवल किया है तो ये बारीक होगी, बारीक होगी तो कण बीच में कम जगह देंगे, कम जगह देंगे तो जल ग्रहण अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे कोई सॉइल प्रोफाइल भी नहीं देखने को मिलेगा, ये इमेच्योर परिपक्व मृदा कहलाती है। सर मृदा परिच्छेदिका में होता क्या है, जनरली जो नीचे चट्टान होती है उसी के ऊपर जो है रॉक्स की लेयर होती है, ए बी सी, और सबसे ऊपर होती है ओ लेयर। बेड रॉक होती हैं जो चट्टानी तल इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब इन चट्टानों के ऊपर जो छोटे छोटे खंड देखने को मिलते हैं जिसको सबस्ट्रेटम कहते हैं, जहाँ पे इन्हीं चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े शैल खंड पाए जाते हैं। इसके ऊपर और फाइन पार्टिकल्स है, उपमृदा सब सॉइल कहते हैं। इसके ऊपर और भी ज्यादा फाइन छोटे छोटे पार्टिकल है जिसको सॉइल और मृदा कहते हैं। तो मृदा होती कहाँ है, लेयर ए में होती है। क्या मृदा के ऊपर भी कोई लेयर हो सकती है? जी हाँ, इस लेयर के अंदर हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, जैव पदार्थ हो सकते हैं, जिसे लेयर ओ भी कहा जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका का ये फोटो बनाओ अपनी कॉपी के अंदर, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको कॉपी में बना लो, है ना। लेयर कौन सी है, ए बी सी, और सबसे ऊपर ओ लेयर, सबसे बॉटम में बेड रॉक्स है।
रिलीफ के आधार पे क्या हो सकता है? रिलीफ यानी उच्चावच। सर अगर यहाँ पे ढलान पे कोई भी बड़ा सा पहाड़ है, इसकी ढलान पे अगर कोई मिट्टी का जनरेशन हो रहा है चट्टान के माध्यम से, तो वहां पे काफी पतली परत होगी, क्योंकि वो पानी से, ग्लेशियर से, हवा से नीचे की तरफ आ जाएगी। जबकि समतल एरिया में अगर यहाँ पे मिट्टी का जनरेशन होगा तो वो क्या होगा? मोटी परत होगी। अब यहाँ पे लेयर बाय लेयर जो है काफी थिकनेस देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली पतली परत है तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में मृदा जो होती है वो आपके पास में हल्के रंग की होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र की मृदा जो है डार्क गहरे कलर की देखने को मिल सकती है। जैव पदार्थ देखा जाए, अब सर अगर जैव पदार्थ मृत है, जैसे कोई प्लांट का या एनिमल्स का कोई रिमेन्स है, उससे भी हो सकता है, कोई जीवित जीवाणु भी उसमें हो सकता है ना, जो कि इसका अपघटन करने का काम करे, जो कि इससे ह्यूमस बनाने का काम करे। तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष को ही जो है जैव पदार्थ कहते हैं। वो मृत और जीवित दोनों हो सकते हैं। फलस्वरूप एक ह्यूमस की लेयर देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक लेयर देखने को मिलती है। क्लाइमेट में भी होता है सर, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा तो ह्यूमस ज्यादा, टेम्परेचर कम, बैक्टीरियल एक्टिविटी कम तो ह्यूमिक एसिड होगा, ह्यूमस कम होगा। बारिश कहीं ज्यादा है तो वहां लेटराइट सॉइल होगी, बारिश कम है, शुष्क मृदा है तो एरिड सॉइल होगी। बारिश और अगर टेम्परेचर दोनों ही ज्यादा है, बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा है, तो वहां पे ह्यूमस जो है ऑब्वियसली जनरेट तो होगा, पर बारिश ज्यादा होने के कारण वॉश आउट भी हो जाएगा, तो ह्यूमस जो है वहां कम डेवलप हो पाएगा। राइट। तो यहाँ मानव गतिविधियां, जैसे कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग ओवर इरिगेशन, सिंचाई ज्यादा कर देते हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है सैलिनिटी के, अपर्दन के कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं सॉइल के साथ में। भारत में रंग संयोजन अवस्थिति के आधार पे भारत में टोटल 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इसको थोड़ा सा ढंग से सुनिएगा, इंडिया के सॉइल का जो मैप है उसको अच्छे से सुनिएगा कि सर पहाड़ी एरिया में थोड़ी अलग है, रेगिस्तानी एरिया में अलग है, मैदानी एरिया में, अलुवियल एरिया में अलग है ना, वेस्टर्न घाट में अलग है ना, डेक्कन ट्रैप में अलग देखने को मिल रही है। जनरली हम सोडियम पोटेशियम एनपीके जो रेशियो होता है उसको चेक करते हैं। एनपीके रेशियो जो है एरिड सॉइल में अलग होगा और लेटराइट सॉइल्स में आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। टोटल 8 तरह की मृदा होती है, जिसको हम लोग वन पर्वतीय मृदा, काली मृदा, पीट मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़, शुष्क और लवणीय क्षारीय मृदा के अंतर्गत क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये मिलती कहाँ कहाँ है? सबसे पहले हम लोग कहते हैं भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा मिलती है। जलोढ़ मृदा मतलब जो नदियों के द्वारा बहा के लाई गई हो, एलुवियल सॉइल इसको कहते हैं। निक्षेपित किया गया, पहाड़ों को घसते रगड़ते, चट्टानों को तोड़ते हुए, अपक्षय अपर्दन करते हुए यह लास्ट में निक्षेपित करती है मैदानी भाग में ला करके। तो ये अक्षेत्रीय होगी। अक्षेत्रीय क्यों, अजोनल क्यों? क्योंकि इनका पेरेंट रॉक तो कहीं हिमालय है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, और ला करके इनको कई किलोमीटर, कई हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर ला करके पटक दिया है। तो यह इमेच्योर होगी, इनमें कोई सॉइल प्रोफाइल, कोई मृदा परिच्छेदी का कोई बेड रॉक, ABC रेयर और सबसे ऊपर ओ रेयर वो नहीं होगी। तो सॉइल कोई यहाँ पे क्या नहीं होगी? परिपक्व भी नहीं होगी। बहुत ही बारीक कण होंगे तो जल ग्रहण की क्षमता ज्यादा होगी। और यहाँ पे अल्कलाइन सॉइल भी होती है, ये काफी फर्टाइल होती है। इसमें सोडियम पोटेशियम की तो मात्रा कम होती, देखिए NP की मात्रा कम है, जबकि आपके पास में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। इसको खादर और बांगर में भी विभाजित किया जाता है। अब काली मृदा की बातचीत करते हैं। काली मृदा जो है दोस्तों, इसको रेगुर और कपास सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन, है ना, क्योंकि यह भारत का वो वाला एरिया है जहां पे आपको ये वाला एरिया, ठीक है ना, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा बसाल्ट रॉक देखने को मिलती है। इस बसाल्ट रॉक के अंतर्गत टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है, और इसी कारण इसका रंग जो है वह काला देखने को मिलता है। इसमें जल धारण क्षमता होती है, काफी पानी को यह रिटेन कर सकती है। फूल करके चिपचिपी हो जाती है तो स्वेल करके ये स्टिकी सॉइल भी बन जाती है ना। और जब ये सिकुड़ती भी है तो इसमें दरारें सी पड़ जाती हैं, क्रैक्स बन जाती है। इसके कारण, इसके अंतर्गत दरारों के कारण क्या है, अंदर पानी जा सकता है, हवा जाती है, तो इसको स्वतः जुताई, सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी काली मृदा को कहा जाता है। इसमें NP की मात्रा कम है, K की मात्रा ज्यादा है, H की मात्रा भी कम देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको कहा जाए कि सर इसमें कौन कौन से मिनरल है, तो माली याद रखो। माली मतलब क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिना, लाइम और आयरन, ये 4 जो है इसके अंदर भर भर के पाए जाते हैं। इसके कारण यह कृषि योग्य भी होती है। ब्लैक सॉइल के अंतर्गत क्या है आपके पास में? माली। अब ये कई प्रकार की जो है क्रॉप्स उनको सपोर्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये ब्लैक सॉइल के बारे में भी हमने जानकारी ली। अब हम लोग बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। ये क्रिस्टलीकृत चट्टाने जितने भी हैं, क्रिस्टलीकृत चट्टाने कौन सी होगी? आग्नेय चट्टाने, है ना। और आग्नेय चट्टाने वापस कायांतरित चट्टाने, वो भी क्रिस्टलीकृत हो सकती है। आग्नेय और कायांतरित चट्टाने जो हैं, अगर लोह तत्व काफी ज्यादा हैं तो लोहा देखो जंग लगने के बाद लाल हो जाता है,
और वही पानी अगर उसमें मिल जाए तो पीला कलर का दिखेगा वही जंग, तो यहाँ पे रेड एंड येलो कलर उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें बेसिक है। बारीक कण वाली लाल और पीली ये मृदा जो होगी वो क्या होगी, काफी उपजाऊ होगी। भारत के मुख्यतः जो पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय एरिया है, इसके पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में क्या देखने को मिल रही है, लाल पीली मृदा देखने को मिलने वाली है ना। कौन से एरिया में है, ये है इस एरिया में है ना, रेड एंड येलो सॉइल, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन। तो पेनिनसुलर इंडिया के पूर्वी छोर पे ये देखने को मिल सकती हैं। फिर है लेटराइट सॉइल। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईंट। तापमान जहां ज्यादा है पर बारिश भी ज्यादा है, ऐसे एरिया में क्या होता है कि हल्के मेटल्स, हल्के जो घुलनशील जितने भी मिनरल्स है वो तो पानी के साथ बारिश में बह जाते हैं, और ऊपर क्या बच जाते हैं, भारी मेटल मिनरल्स जैसे कि फेरस और एल्यूमिनियम, उनका पानी और हवा में मिलकर के ऑक्साइड बन जाते हैं। तो आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है। अब ये काफी कठोर होते हैं, और ये जो मिट्टी होगी लेटराइट सॉइल होगी, ये काफी कठोर होगी। फेरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, वो इसको हार्डनेस देती है, और यहाँ पे प्लांटेशन, रोपण कृषि होते जैसे चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। इनसे ईंटें भी बनाई जाती है, जैसे केरला में इन्हीं ईंटों से केरला में और कर्नाटक में घर भी बनाए जाते हैं। काफी स्ट्रांग होती है ये ईंट, है ना, ये याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेटराइट सॉइल भी, लेटराइट सॉइल भी, ये है लेटराइट सॉइल वाला एरिया। शुष्क मृदा, अपने राजस्थान वाला एरिया, उच्च तापमान है, बारिश बहुत ही कम है। अब यहाँ पे बालू प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है ना, और जो आपके पास में ग्रेन्स हैं वह काफी अलग तरह के, यूनिक तरह के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीटमयी सॉइल, अब ये डेल्टा और तराई क्षेत्र में जहां पे पानी की वाटर लॉगिंग ज्यादा हो, वाटर लॉगिंग ज्यादा है मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ह्यूमस ज्यादा होगा। ये बहुत ही गहरे रंग की मृदा होती, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और क्या होगा, वन व पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल हो सकती है। पर्वतों में अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग प्रकार का तापमान और वर्षा देखने को मिल सकता है। वहां पे अलग अलग कौनधारी वन भी हो सकते हैं, और भी वन आच्छादित क्षेत्र देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, सो गोज विदाउट सेइंग, हमारे भारत की 8 मृदाओं को और ओवरऑल 3 प्रकार की जो आग्नेय रॉक्स हैं, चाहे आपके अवसादी हैं चाहे कायांतरित, इनके बारे में हमने जानकारी ली। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर में। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद।